अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको गर्ड पढ़ाया है और अभी हम लोग बहुत आसान से इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे जो काफ़ी दफ़ा आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। सो गर्ड की एक बेसिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है बेटे? ईसोफेजाइटिस हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है कि गर्ड में बेसिक मसला ये होता है कि यहाँ से एसिड आके इसकी लाइनिंग को बार बार इरिटेट करता है। जब वो बार बार लाइनिंग को इरिटेट करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? ईसोफेजाइटिस होगा। और हमने कहा है कि ईसोफेजाइटिस अगर होगा तो कंप्लेन एंड प्रेजेंटेशन सेम होंगी, हार्ट बर्न है एंड देन डिस्फीजिया वगैरह भी लेटर ऑन केसेस में, और डोनोफेजिया भी हो सकता है। और इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है वो पीपीआईज़ हैं। पीपीआईज़ ना सिर्फ एसिड को कम करती हैं बल्कि ईसोफेजाइटिस को हील करने में भी हेल्प करती हैं। नंबर 2 एंड द सीरियस सी एक जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है बेटे बैरेट ईसोफेगस। अब बैरेट ईसोफेगस क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ, बाकी हम ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। बैरेट ईसोफेगस ये होता है कि हमारी बॉडी में ना एक मैकेनिज़्म है जिसको हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन मैकेनिज़्म। ठीक है, इस अडेप्टेशन मैकेनिज़्म के थ्रू बॉडी क्या करती है कि अगर एक सेल को एक नॉक्शियस सा स्टिमुलस है जो बार बार तंग कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आता है बेटे कि वो अपनी सेल टाइप को ही चेंज कर लेती है, सिर्फ इस वजह से कि शायद इससे पेशेंट को कोई फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब जब एसिड बार बार इस लाइनिंग को आके इरिटेट करता है ना तो ये अडेप्ट करने के लिए एक अमल के थ्रू गुजरती है जिसको हम कहते हैं मेटाप्लीजिया। क्या कहते हैं? मेटाप्लीजिया। और इस मेटाप्लीजिया में आपको पैथो से याद होगा कि क्या होता है कि वन एडल्ट सेल टाइप जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय एन अदर सेल टाइप। यानी होता ये है कि यहाँ हम कहते हैं स्क्वाइमो कलमनर मेटाप्लेजिया होता है, यानी जो स्क्वामस एपिथीलियम है वो कलमनर एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो क्या होता है बेटे? स्क्वामो कलमनर एपिथीलियल मेटाप्लेजिया होता है। यानी बैरेट ईसोफेगस में आपने ये याद रखना है कि स्क्वामो कलमनर मेटाप्लेजिया होता है। ठीक है, यानी स्क्वामो कलमनर मेटाप्लेजिया का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जो नॉर्मल यहाँ पे स्क्वामस एपिथीलियम है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कलमनर एपिथीलियम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का ये चेंज, लेकिन उल्टा चेंज जो है वो लंग्स के लेवल पर भी हो रहा होता है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्मोकर है। ठीक है, अच्छा एयरवे की तरफ। अच्छा, अब बेटे आपको पता है ये मेटाप्लीजिया है ना। अब अगर तो ये नॉक्शियस स्टिमुलस कहीं ना कहीं यही चला जाए, पेशेंट एंटासिड ले ले, पीपीआई ले ले तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मेटाप्लीजिया और कंटिन्यूसली वो तंग करे स्टिमुलस तो ये कन्वर्ट हो जाता है डिस्प्लीजिया में। ठीक है, और डिस्प्लीजिया से ये कंडीशन आगे कार्सिनोमा में चली जाएगी। सो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। क्या है बेटे? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। सो बैरेट ईसोफेगस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है गर्ड की कि जिसमें हमें ख़तरा होता है कि आगे जाके क्या हो सकती है? मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। कैसे डायग्नोज करेंगे, क्या ट्रीटमेंट है, बैरेट का एक पूरा टॉपिक हम अलग से पढ़ने वाले हैं। बहरहाल आपने याद रखना है कि गर्ड की कॉम्प्लिकेशन इज ईसोफेजाइटिस एंड गर्ड की कॉम्प्लिकेशन इज बैरेट्स ईसोफेगस, जिसमें नॉर्मल कलमनर स्क्वेमस लाइनिंग जो लोअर ईसोफेगस की है वो रिप्लेस हो जाती है बाय कलमनर लाइनिंग। ठीक है, और एक चीज़ ये कि इसमें सम टाइम फिर जो है वो गॉबलेट सेल्स भी आ जाते हैं, और चूँकि गॉबलेट सेल खसूसियत है इंटेस्टाइन्स की, सो फिर हम इसको कहते हैं कि जी ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लीजिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इंटेस्टाइनल मेटाप्लीजिया। कब? जब इसके अंदर क्या आ जाते हैं? बहुत सारे गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अगर हम लोग इसकी देखेंगे तो वो ये हो सकती है कि पेशेंट जो है वो अनीमिक हो जाता है और मोस्टली उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है गर्ड की वजह से एंड क्रॉनिक जीआई ब्लीड की वजह से। नाउ द फोर्थ कॉम्प्लिकेशन इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम देखते हैं पेशेंट को बिनाइन ईसोफेजियल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ईसोफेजियल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है बेटे? नर्विंग सी हो जाती है, और वो नर्विंग इस वजह से हो जाती है कि यहाँ पे बार बार जो है वो ईसोफेजाइटिस की वजह से इरिटेशन हो रही है, बार बार यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। वो इन्फ्लेमेशन रीजनरेशन मैकेनिज्म्स के थ्रू हील करती है और बार बार वहाँ पे क्या होती है? फाइब्रोसिस, और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे नर्विंग और स्ट्रक्चरिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो जब ये स्ट्रक्चरिंग डेवलप हो जाएगी तो ये एरिया बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा, तो इस पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाएगा? डिस्फीजिया, यानी दोनों के लिए, लिक्विड के लिए भी और सॉलिड के लिए भी उसके लिए निगलना मुश्किल हो जाएगा, और साथ में ओडोनोफेजिया भी हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए आपने याद रखना है कि हम जो चीज़ करते हैं वो अगेन एंडोस्कोपी है, और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एंडोस्कोपिक बैलून डायलिटेशन करते हैं, उसके थ्रू हम इस एरिया को क्या करते हैं? डायलेट। सो एंडोस्कोपिक बैलून डायलिटेशन करते हैं और साथ में इन पेशेंट को लॉन्ग टर्म पीपीआईज पे रख देते हैं। सो क्या कॉम्प्लिकेशन है?
ईसोफेजाइटिस है, बैरेट ईसोफेगस है, अनीमिया है, और साथ में क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक और चीज़ हो सकती है जिसको बेटे कहते हैं गैस्ट्रिक वल्वुलस। नाउ व्हाट इज़ गैस्ट्रिक वल्वुलस? इसमें ये होता है कि अगर पेशेंट को क्या है, हर्निया है, ठीक है, तो हर्निया अपने ऊपर ही ना ऐसे करके ट्विस्ट हो जाता है और पेशेंट को बड़ा सीवियर पेन होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा गैस्ट्रिक वल्वुलस क्या है कि मैसिव इंट्राथोरेसिक हाइटिस हर्निया अपने आप पे ट्विस्ट हो जाता है, तो एक गैस्ट्रिक वल्वुलस बनता है, ठीक है। और जब ये गैस्ट्रिक वल्वुलस बनता है तो पेशेंट को शदीद चेस्ट पेन है, वॉमिटिंग है और डिस्फीजिया हो रहा होता है। यहाँ पे हम इसकी डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर ना हमें एयर बबल लेवल जो है वो एयर बबल लेवल समझ लो मिलता है इन द स्टमक, ठीक है। और साथ में पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि मोस्टली ये गैस्ट्रिक वल्वस जो है वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन इफ़ अगर ये रिजॉल्व नहीं करेगा तो फिर हमें नेज़ो गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन एंड देन फॉलोड बाय सर्जरी, एंड सर्जरी के थ्रू फिर हम इसको दोबारा से रीट्विस्ट करेंगे एंड देन हील करेंगे, जिस तरह से हर्निया का ट्रीटमेंट आपको सर्जरी में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ये ज़रा वेल नोन कॉम्प्लिकेशंस है गर्ड की, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं। सो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? ईसोफेजाइटिस, बैरेट ईसोफेगस, अनीमिया, स्ट्रक्चर एंड वल्वुलस। और फिर इनको किस तरह मैनेज करना है, तो ये एक दो लाइंस भी आनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो बेटे जब ये टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट कराया ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में मैंने आपको बताया कि हम ईसोफेजाइटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ईसोफेजाइटिस का एक वेल नोन कॉज हमारे पास क्या है, गर्ड हो सकता है, लेकिन ईसोफेजाइटिस को यहाँ पे पूरा कवर करेंगे कि ईसोफेजाइटिस के कुछ अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज़ भी हैं, ठीक है। अब ईसोफेजाइटिस के और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ईसोफेजाइटिस का कॉज हो सकता है वो क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है ना। सो पहले ज़रा हम यहाँ पे इन्फेक्शन को देख लेते हैं। सो वो कहता है कि ये इन्फेक्शन मोस्टली कॉमन होता है उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और साथ में ओडोनोफेजिया यानी डिस्फेजिया के साथ साथ स्वेलिंग पे पेन भी होगा। अब 3 तरह के ऑलमोस्ट उसने इन्फेक्शन यहाँ पे बताए हुए हैं जो ईसोफेजाइटिस करते हैं, सो उनको देख लेते हैं। एक हो सकता है ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से, दूसरा ये हो सकता है साइटोमेगैलो वायरस की वजह से, और तीसरा ये कैंडेडा की वजह से हो सकता है, कैंडेडा एल्बिगैन की वजह से। अब यहाँ पे उसने कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स बताए हुए हैं जो आपको MCQ में हेल्प करेंगे। वो ये बताता है कि जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरल की वजह से ईसोफेजाइटिस है उसमें अगर हम देखेंगे तो पंच्ड आउट अल्सर्स एट द लेवल ऑफ ईसोफेगस आपको मिलते हैं। ये अल्सर्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं लेकिन होते काफ़ी ज़्यादा डीप है। छोटा सा अल्सर होता है लेकिन ये काफ़ी डीप होता है इनटू द लेयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी के लिए बात करेंगे तो वो कहता है इसने एक मल्टीपल जाइंट मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट से सेल्स होते हैं विद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन, ठीक है, विद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन होते हैं। और ये इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन जो है एट द मार्जिन ऑफ अल्सर आपको मिलती है। एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं विद इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन इन एपिथेलियल सेल्स एट द मार्जिन ऑफ अल्सर, ठीक है। और हम जो हर्पेस में ट्रीटमेंट आपको करते हैं वो क्या करते हैं, AVA साइक्लोवर, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, IVA साइक्लोवर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 आता है साइटोमेगैलो वायरस। तो साइटोमेगैलो वायरस में आपने बेटे याद रखना है कि जैसे उसका अल्सर जो है वो पंच्ड आउट है तो इसका अल्सर जो है वो लीनियर होता है, नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि इसका जो अल्सर है वो लार्जर होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है। बड़ा सा अल्सर है लेकिन सुपरफिशियल है, वो छोटा अल्सर था लेकिन काफ़ी डीप अल्सर था, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ये इंट्रा न्यूक्लियर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है। इसमें सिर्फ इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ थी, ठीक है। और साइटोमेगैलो वायरस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो IV जेनसाइक्लोवर होती है, IV जेनसाइक्लोवर, और इधर IVA साइक्लोवर देते हैं। तीसरी चीज़ है कैंडेडा एल्बिकेन। सो कैंडेडा एल्बिकेन की वजह से वो कहता है हमारे पास पैची ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन सी बनी हुई होती है, ठीक है। पैची ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन होती है और साथ में अगर हम देखें तो कुछ यीस्ट एंड डेंसली मैटेड फंगल हाइफीज़ मिलते हैं। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट हमने देना होगा वो क्या है, फ्लूकोनाजोल है, ठीक है। सो हम एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल या एंटी फंगल निस्टैटन दे सकते हैं। तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस भी पाया जा सकता है। दैट कैन बी ड्यू टू हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगैलो वायरस और कैंडेडा एल्बिकेन, ठीक है। अच्छा, ईसोफेजाइटिस की और कॉज क्या हो सकता है?
ईसोफेजाइटिस का और कॉज कोरोसिव ईसोफेजाइटिस भी हो सकता है ना। कोरोसिव ईसोफेजाइटिस से ये मुराद है मेरी कि अगर एक पेशेंट जो है वह तेज़ाब पी ले, कोई एसिडिक चीज़ पी ले, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, यानी वो कह रहा है कि उसने कोई बैटरी एसिड पी लिया या ब्लीच पी ली, ठीक है। तो थर्ड ईसोफेजाइटिस आपके पास क्या आता है बेटे, कोरोसिव ईसोफेजाइटिस। और ये जो कोरोसिव ईसोफेजाइटिस है ये कब है, जब पेशेंट ने ब्लीच पी ली या कोई बैटरी एसिड पी लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बर्न हो जाती है आपका ओरल म्यूकोजा भी और फेरिंग्स भी, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो कोरोसिव ईसोफेजाइटिस है वहाँ हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न या सबसे बड़ा नुकसान कह लो या मसले वाली बात होती है वो ये होती है कि इन पेशेंट्स में सिवियरिटी देखने के लिए हम एंडोस्कोपी अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंडोस्कोपी हम क्यों अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो एक ईसोफेगस गला सड़ा हुआ है उसमें एंडोस्कोप पास करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, परफोरेट कर देंगे। परफोरेट करेंगे तो मीडियास्टिनाइटिस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है और पेशेंट की एट द स्पॉट डेथ हो सकती है। सो आपने इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एंडोस्कोपी, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड आपने इसमें वॉमिटिंग भी इंड्यूस नहीं करानी है, ठीक है। सो फिर इस पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हम इसको एनाल्जीसिया देते हैं और न्यूट्रिटिव सपोर्ट देते हैं। फिर हम देखते हैं विद टाइम जब ये पेशेंट बेटर हो जाता है तो सिवियरिटी के लिए बेरियम स्वॉलो करते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है परफोरेशन का, ठीक है, और आउटकम्स को इतने अच्छे इसके नहीं हैं। उसके अलावा ईसोफेजाइटिस और किस रीज़न की वजह से हो सकता है बेटे, तो ईसोफेजाइटिस ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम पेशेंट को कुछ ड्रग्स देंगे, स्पेशली आपने याद रखनी है कि जो पोटाशियम सप्लीमेंट्स होते हैं या नंबर 2 हमारे पास जो बिसफॉस्फोनेट जो पेशेंट ले रहे होते हैं हड्डियों वगैरह के दर्द के लिए मेरा ख्याल है, और साथ में जो एनसेड्स ले रहे हैं उनको भी क्या होता है, उनके अंदर भी क्या हो सकता है, ईसोफेजियल अल्सर्स जो हैं वो बन सकते हैं और वो ईसोफेजाइटिस जो हैं वो कॉज कर सकती हैं, ठीक है। सो ईसोफेजियस अल्सर एंड ईसोफेजाइटिस जो बिसफॉस्फोनेट है। और एक अलार्मिंग चीज़ होती है बिसफॉस्फोनेट के पेशेंट को हम हमेशा कहते हैं कि अगर ये लेने के बाद आपका हार्ट बर्न हो रहा है और आपको इधर चेस्ट में दर्द हो रहा है तो आपने फ़ौरन हमारे पास आना है, ठीक है। सो ये एक चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है कि ड्रग्स भी ईसोफेजाइटिस करती हैं। लास्टली बेटे ईसोफेजाइटिस के अंदर एक होता है इयोजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। ये जो इयोजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस है ये बच्चों के अंदर बड़ा कॉमन है और इसमें आपको इयोजिनोफिलिक जो है मोर कॉमन है चिल्ड्रंस के अंदर, और ये डेविडसन से लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके ईसोफेगस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, और इन्फिल्ट्रेट्स होते भी क्या हैं, इयोजिनोफिल्स होते हैं, वो वहाँ पे ईसोफेजाइटिस करते हैं। इनकी डायग्नोसिस के लिए भी हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, और ट्रीटमेंट में वो कहता है पीपीआईज देते हैं लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं। सो मोस्टली इन लोगों को 8 से 12 हफ्तों के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी कौन सी मोस्टली ड्रग्स जो आती हैं फ्लूटिकसॉन, ठीक है, और बेटामेथासोन, ये बीटामेथासोन दी जाती हैं। और अगर हम देखें कि ये रिफ्रैक्टरी हो गया है तो फिर ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट मोंटेल्यूकेस्ट जो है वो दी जाती है, ठीक है। सो फ्लूकॉर्टिसोन, ठीक है, फ्लूकॉर्टिसोन और बीटामेथासोन दी जा सकती है, वरना मोंटेल्यूकेस्ट देते हैं। दिस इज इट, ठीक है। सो ये बेटे ईसोफेजाइटिस की डिफरेंट टाइप्स थी। अब इसमें से जो भी पास पेपर्स आए हुए हैं वो मैं आपको करा देती हूँ, लेकिन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है ईसोफेगस को, ठीक है, और हम इसको टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है ईसोफेजाइटिस को, अब हम ईसोफेगस के मोटिलिटी डिसऑर्डर इसी तरह पढ़ेंगे। आपको ये सारी चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए, यानी गर्ट की वजह से ईसोफेजाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से ईसोफेजाइटिस हो सकता है, कोरोसिव ईसोफेजाइटिस होता है जो एसिड वगैरह पीने से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से ईसोफेजाइटिस हो सकता है, और एक बच्चों के अंदर मोडालिटी है जिसे हम कहते हैं इयोजिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ऑलमोस्ट ऑल केसेस में एंडोस्कोपी है एक्सेप्ट कोरोसिव ईसोफेजाइटिस, क्योंकि उसके अंदर ये परफोरेशन के रिस्क को बहुत ज़्यादा कर देती है। सो यहाँ तक कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।